राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आप सभी के ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं अर्जी लगाता हूँ महाप्रभु की शरण में। आपका भाई सत्येंद्र आपके लिए प्रार्थना करता है। हे मेरे प्रभु, सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान जी, मेरे प्रभु श्री राम जी, मेरी माँ सीता, मेरे बाबा नीम करोली जी, मेरे हनुमान बजरंग बली जी, आपका बेटा सत्येंद्र आपकी शरण में अर्जी लगाता है कि जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी ये महिमा सुनते हैं, उनके सभी दुख दूर करो, उनके सभी कष्ट हरो भगवान। उनके घर में सदैव सुख समृद्धि आए, घर धन धान्य से भरा रहे, कभी कोई संकट ना आने पाए। यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज की। प्रभु राखो शरण। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है जिसमें ये दर्शाया गया है, ये बताया गया है कि भाग्य का लिखा नहीं मिट सकता। एक पिता की कितनी ही संतान हो, सभी के भाग्य अलग अलग होते हैं, सभी अपने भाग्य का ही खाते हैं। एक राजा होता है, उसकी 7 लड़कियां होती हैं। उनके बारे में ये कहानी सुनाता हूँ मैं। मेरी दादी नानी हमें सुनाया करती थी, आज मैं आपको सुनाता हूँ। जय श्री राम। किसी नगर में एक राजा राज्य किया करते थे और उनकी 7 लड़कियां थी। राजा अपनी सभी पुत्रियों से बहुत प्रेम करते थे और उनसे रोज पूछा करते थे कि तुम किसके भाग्य का खाती हो। उनमें से 6 लड़कियां तो रोज अपने पिता को कहती थी कि पिताजी हम तो तुम्हारे भाग्य का खाते हैं, लेकिन 7वीं लड़की जो सबसे छोटी लड़की थी, वो सदैव यही कहा करती थी कि पिताजी मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ। ऐसा ही चलता रहा। रोज रोज अपनी छोटी बेटी की ये बातें सुनकर राजा क्रोधित होता। 6 बेटियों की बात सुनकर, प्रशंसा सुनकर के हम आपके भाग्य का खाते हैं, वो अति प्रसन्न होता और 6 बेटियों के ऊपर बहुत ही खुश रहा करता था। जबकि छोटी बेटी बिल्कुल अप्रिय हो गई थी, उसका ना कोई राजा ने सम्मान करने का किसी को आदेश दिया और उसे कह दिया कि इसे ऐसे ही छोड़ दो, अपने भाग्य का ही खाने दो इसे। और 6 लड़कियों का विवाह बहुत बड़े बड़े राजकुमारों के साथ करता है। और जब 7वीं लड़की, सबसे छोटी लड़की का विवाह करने का नंबर आता है तो राजा आदेश देता है कि जाओ कोई गरीब कोढ़ी हो उसे ढूंढ कर लेकर आओ। तभी दरबारी लोग ढूंढने चल देते हैं, सैनिक चल देते हैं, खोज शुरू हो जाती है। तो सैनिक एक जगह घूमते हुए जा रहे थे, ढूंढते हुए, तो एक कोढ़ी मिलता है एक पेड़ के नीचे। सारे शरीर से कोढ़ चू रहा है और वो करा रहा है, जगह जगह फोड़े शरीर में निकले हुए हैं। सैनिक सोचते हैं कि इससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, ये कोढ़ी है और बिल्कुल गरीब है, ना घर है ना कुछ है। सैनिक उस कोढ़ी को पकड़कर राजा के सामने पेश करते हैं, राजा के दरबार में ले जाते हैं और राजा उस कोढ़ी के साथ अपनी छोटी बेटी की शादी कर देता है और कहता है कि मैं अब देखता हूं कि तू अपने भाग्य का कैसे खाती है। तो बेटी का जवाब होता है कि पिताजी मैं अब भी अपने भाग्य का ही खाऊंगी, चाहे मैं किसी भी हालात में रहूं। और उस कोढ़ी के साथ खुशी खुशी चल देती है और वहीं पर उसी पेड़ के नीचे आकर वे रुक जाते हैं। ना कोई छत है ना कुछ है। राजकुमारी रोज अपने पति की सेवा में लग जाती है
तभी एक दिन रात में चकवा चकवी बोल रहे थे कि अगर कोई सुनता हो तो इस पेड़ के पत्ते घोट कर पिएगा तो कोढ़ खत्म हो जाएगा। तो राजकुमारी ने सोचा कि इसमें आजमाने से क्या फर्क पड़ता है, क्या पता कोढ़ खत्म ही हो जाए। और राजकुमारी उस पेड़ के पत्तों को घोट घोट कर उसे अपने पति को पिलाती है, कोढ़ी को पिलाती है। कुछ ही दिनों में उसका कोढ़ ठीक हो जाता है। राजकुमार एकदम, वो कोढ़ी एकदम सुंदर हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है और वो लड़की राजकुमारी बहुत खुश होती है। तभी एक दिन रात में राजकुमारी जाग रही थी, चकवा चकवी बोल रहे थे कि कोई सुनता हो तो सुनो, इस पेड़ के नीचे जड़ में एक खजाना दबा हुआ है, अगर किसी को चाहो तो वो निकाल ले। राजकुमारी सुन रही थी। उसने सोचा पहली भी बात चकवे चकवी की सत्य निकली, तेरे पति का कोढ़ ठीक हो गया है और ये चकवा चकवी झूठ नहीं बोल रहे। वो अगले दिन कहीं से खुरपा लेकर आई, कुछ खुदाली लेकर आई और उस पेड़ की जड़ के पास खोदने लगी तो उसे खजाना मिल जाता है। और फिर वो उसे उसमें से थोड़ा सा धन निकालकर बाकी उसे वहीं पर ढक देती है और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा धन निकालकर वो पूरा महल बना देती है। वहाँ पर नौकर चाकर सब काम करने लगते हैं, सब मौज बहार आ जाती है। और राजकुमारी और वो कोढ़ी जो अब राजकुमारों जैसा जीवन व्यतीत करने लगे थे, नसीब प्रधान है, भाग्य प्रधान है, इस बात की सत्यता राजकुमारी के आगे फलित हो गई थी। और फिर प्रकरण में चलते हैं। राजा जो जिसने कोढ़ी के साथ उस लड़की की शादी करी थी, उस राजा के राज्य में सब नष्ट हो जाता है, राज्य छिन जाता है और वो बिल्कुल गरीबी हालत में आ जाता है। उधर राजकुमारी तो राजाओं के ठाठ से रहने लगती है और उसका बाप जो, और राजकुमारी के बाप ने जिसने कोढ़ी के साथ उसे ब्याहा था, उसके राजपाट सब छिन जाते हैं और वो गरीबी की रेखा में जीवन व्यतीत करने लगता है। और छाछ बेचने का काम वो इधर उधर मोहल्लों में छाछ बेचता है, बड़ी बड़ी दाढ़ी। तो राजा सोचता है कि देखो मेरी 6 बेटियां जिन्हें मैंने बड़े बड़े राजकुमारों के साथ ब्याहा था, जिनकी शादी राजकुमारों से करी थी, उनका क्या हाल है। वो सभी के राज्य में जाता है लेकिन उसे कोई नहीं पहचानता। फिर वो 7वीं लड़की के बारे में सोचता है कि देखो वो कोढ़ी के साथ ब्याही हुई लड़की, जिसका विवाह मैंने एक कोढ़ी के साथ किया था, उस कोढ़ी का पता ले लूं, उस लड़की का पता ले लूं वो किस हाल में है। तभी वो उसी जगह पर आते हैं राजा जहां वो पेड़ था, जहां वे राजकुमारी को छोड़कर गए थे, उस कोढ़ी के पास। लेकिन वहां पर बहुत बड़ा महल दिखाई देता है और राजा अचंभित होता है, पूछता है किसी से, अरे भाई ये किसका घर है, किसका महल है ये। तो लोग कहते हैं कि एक कोढ़ी था पहले यहाँ पर, राजा ने अपनी लड़की की शादी कोढ़ी के साथ कर दी और उस लड़की के नसीब से यहाँ पता नहीं खजाना निकला और वो कोढ़ी भी ठीक हो गया है। वो राजकुमारों जैसा जीवन जी रहे हैं, वे राजकुमारों जैसा जीवन जी रहे हैं। ये भाग्य का खेल ही है, सब अपने भाग्य का खाते हैं। राजा जाता है और वहाँ आवाज लगाता है कि ले लो छाछ, ले लो छाछ।
राजकुमारी अपने बाप की आवाज को पहचान लेती है और नौकरों से कहती है कि इसे छाछ वालों को बुलाओ। राजा वहां चला जाता है, अपने पति से वो बताती है उसको जिसे कि ये मेरा पिता है, इसका सम्मान करो और इसे नहलाओ दिलाओ, तब तक मैं आती हूँ। तो जो वो पहले कोड़ी था राजकुमारी के साथ जिसका विवाह हुआ था, वो बहुत सम्मान करता है राजा का, उसके कपड़े बदलते हैं, उसे नहला दिलाते हैं, उसकी दाढ़ी वगैरह सब साफ करवाते हैं। अपने उस महल में 7 कमरे थे और वो लड़की हर कमरे में अलग कपड़े पहनकर आती और फिर दूसरे दरवाजे से निकलकर दूसरे कमरे में जाती और उसने हर अलग अलग पोशाक पहनकर बाहर आई। तो राजा अचंभित हुआ। राजा कहने लगा कि बेटा, क्या तुम्हारी 7 रानियां हैं? तो वो राजकुमार बोलता है, वो कोढ़ी बोलता है, कोढ़ी कहता है कि नहीं महाराज, ये मेरी एक ही रानी है जिसने 7 कमरे बनवाए हैं और 7 कमरों में अलग अलग पोशाक पहनकर वो निकल रही है। तभी लड़की अपने पिता के सामने आती है और कहती है कि पिताजी प्रणाम, मैं आपकी वही लड़की हूँ, मैं आपकी वही बेटी हूँ जिसे तुमने कोढ़ी के साथ ब्याह दिया था, जिस लड़की ने तुम्हें कहा था कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, और आज देखो मैं आज अपने भाग्य का ही खा रही हूँ। तुमने मुझे कोढ़ी के साथ ब्याह कर भेज दिया, कोढ़ी के साथ मेरी शादी कर दी और मैं बिल्कुल एक गरीब कोढ़ी के साथ यहाँ जंगल में आकर रहने लगी थी। मेरा भाग्य ही है ये जो मैं आज राजाओं के ठाठ जैसा जीवन व्यतीत कर रही हूँ। इसी बात से राजा बहुत लज्जित हुआ और उसने लड़की से क्षमा मांगी। इस बात से यही पता चलता है दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, इस बात से, इस कहानी से यही सिद्ध होता है कि भाग्य सर्वाधिक प्रबल होता है, सर्वाधिक भाग्य प्रधान होता है, कर्म प्रधान भी होता है, लेकिन कुछ बिरले ही होते हैं जो भाग्य बदल देते हैं। आपको कैसी लगी ये कहानी मुझे बताएं और आगे भी शेयर करें। जय बाबा नीम करोली महाराज की।